सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी। नमस्कार, स्वागत आप सभी श्रोता साथियों का। देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से मैं लक्ष्मी और मेरे साथ मेरे भरत बाबा आपके घरों में बुजुर्गों के साथ साथ घर के बाकी सदस्यों तक पहुंच रहे हैं लगातार। और अब तो आपको भी रहने लगा है हमारा इंतजार। ऐसा हमको पता चल चुका है कि आपकी फोन कॉल्स और मैसेजेस के माध्यम से नैरोकास्टिंग में आप लोगों से रूबरू बातचीत भी हो रही है। ये कार्यक्रम आप लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। आज हम 11वें एपिसोड में आपके साथ हैं। बाबा, क्यों ना एक बार कुछ बातें दोहरा ली जाएं? हाँ बिल्कुल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में हम केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आपको बता रहे हैं। साथ ही बुजुर्गों से जुड़ी और भी बातें और जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जैसे एक योजना एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न सेवाएं और सहायता प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए दूसरी योजना राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567, जिस पर वरिष्ठ नागरिकों को उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करती है। तीसरा कार्यक्रम है जेरिएट्रिक देखभाल कर्ता प्रशिक्षण। ये प्रशिक्षण देखभालकर्ताओं को वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन चौथी योजना है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। और पांचवी राष्ट्रीय वयोश्री योजना वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही मोतियाबिंद सर्जरी वरिष्ठ नागरिकों को दृष्टि समस्याओं के लिए सहायता प्रदान करती है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूर्ण पोषण और अधिकार वरिष्ठ नागरिकों को पूरे पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भी सुनिश्चित करता है। तो रेडियो सुनते रहिए। जानकारियों और मनोरंजन के इस विचार में बहुत कुछ है आपके परिवार के हर सदस्य के लिए। भरत बाबा, आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं तो जाइए कहीं। कहाँ जाऊं? कहीं भी। कहीं भी से मतलब? कहीं भी मतलब कहीं भी। है क्या हो गया है तुम्हें? आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं? अरे कहाँ जाना है मुझे? कहीं तो जाना ही होगा ना। इस उम्र में अस्पताल ही जा सकता हूँ मैं, और कहाँ जाऊँ? तो ठीक है, पहले अस्पताल चलिए, उसके बाद कहीं और। कहीं और? साफ साफ बताते हैं शैतानी दिमाग में और क्या क्या चल रहा है? मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि बहुत दिन से आप कहीं गए नहीं हैं, इसलिए कहीं जाइए। महाकुंभ मेला आस्था और परंपरा का सबसे बड़ा पर्व। हर 12 साल में आने वाला ये आयोजन न सिर्फ धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि
हमारे संस्कार और संस्कृति का भी हिस्सा है। लेकिन भीड़ भाड़ और लंबी यात्रा बुजुर्गों के लिए चुनौती बन सकती है। इस बार महाकुंभ में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए हम लेकर आए हैं कुछ जरूरी टिप्स। कुंभ कुंभ ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ। मेले में यात्रा करने वाले बुजुर्गों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास उनका पहचान पत्र और मेडिकल रिकॉर्ड्स हों। ठंड और धूप से बचें, छाता इस्तेमाल करें, स्वेटर इस्तेमाल करें और बार बार पानी पीने का ध्यान रखें। भीड़ भाड़ में बुजुर्ग अकेले न घूमें, व्हील चेयर जैसी सुविधाओं का उपयोग करें और अपना फोन हमेशा अपने पास रखें। साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जाएं और अपनी जरूरत के अनुसार सुविधाओं का लाभ उठाएं, जो आपकी यात्रा को बनाएंगी और भी आरामदायक। तो जुड़े रहिए अपने कम्युनिटी रेडियो के साथ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा बनाए गए कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भी सुनते रहिए, जहां हम महाकुंभ मेले को बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और यादगार बनाने की पहल करेंगे। कहीं जाइए मुझे भगाना चाहती है। बिल्कुल भगाना चाहती हूँ। आज क्या हो गया है तुझे? अपने भरत बाबा को तू घर से भगाना चाहती है? हाँ, आपको भगाने का पूरा मन बना लिया है मैंने। लक्ष्मी बेटा, भरत बाबा, अब साफ साफ कह दे, वरना मुझे अभी हार्ट अटैक आ सकता है। उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। शुभ शुभ बोलिए बाबा। अच्छा लीजिए, मैं सस्पेंस खत्म कर देती हूँ। और थोड़े दिन पहले हम आपका पुराना एल्बम देख रहे थे। हाँ, उसमें ऐसा क्या मिल गया जो तेरे दिमाग में ये सारी बातें आने लग गई? उन फोटोज को देखकर आपके दिमाग में कुछ नहीं चलता? कौन सी फोटो? जिसमें आप दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, वो मौका मिल गया तो कर लिया। आप तो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर भी गए थे ना? अरे वो सब जवानी के शौक थे। तो आप क्यों नहीं करते? लक्ष्मी बेटा, तेरा दिमाग चल नहीं रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? क्या गलत कहा मैंने? इस उम्र में पहाड़ चढ़ूंगा, स्काई ड्राइविंग करूंगा तो सीधा ऊपर ही पहुंच जाऊंगा। मैं थोड़ी ही बोल रही हूँ कि एडवेंचर करिए, लेकिन ट्रैवलिंग तो करना ही चाहिए। तो ऐसा बोलो ना, 2 महीने पहले गए तो थे छोटे की बेटी की शादी में। क्या बाबा, मैं ट्रैवलिंग की बात कर रही हूँ। और आप? अच्छा बाबा, उस दिन पूजा के बाद आप हमें कुछ बता रहे थे ना? क्या? ट्रेवलिंग के बारे में? यही कि हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। बाल्यावस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ और संन्यास। हाँ, तो आपने कहा था कि गृहस्थी की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद बाकी उम्र व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करते हुए बिताना चाहिए। वो तो हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है। मुझे लगता है कि बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करने को प्रेरित करने के लिए ही इस तरह का विधान बनाया गया है। वरना क्या पहले के बुजुर्गों को घुटने की तकलीफ नहीं होती थी? क्या उनका बीपी ऊपर नीचे नहीं होता था? होता था ना। लेकिन फिर भी जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए उन्हें दुनिया देखनी चाहिए, इसीलिए तीर्थ यात्रा का नियम बनाया गया। लक्ष्मी, दादा तो मैं हूँ, लेकिन आज तूने परदादी की वाली बात कर दी। इतना ही नहीं बाबा, मुझे तो लगता है कि बुजुर्ग ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के नजदीक रहें। इसके लिए ही बहुत सारे तीर्थ नदियों पहाड़ों के पास होते हैं। तेरी बात तो 100% सही है, लेकिन ये लेकिन फिर बीच में आ गया। मेरी इच्छा तो थी बेटा, लेकिन अकेले जाना ठीक नहीं लगता। और तुम अपना काम छोड़कर कहाँ तक मेरे साथ चल सकोगी? बाबा, बहुत से प्रदेशों में सरकार बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करवाने की योजना संचालित कर रही है, जिसमें आपकी तरह बहुत से लोग शामिल होते हैं। सबको एक दूसरे का साथ मिल जाता है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, यानी कि वो व्यक्ति जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं
उनको उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित अलग अलग नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से ज्यादा स्थानों की सुलभ यात्रा कराने के लिए शासकीय सहायता प्रदान करना है। अरे वाह, इस योजना का आनंद हमारे कौन से साथी उठा सकते हैं? वे अपने प्रदेश के मूल निवासी हों, उनकी उम्र 60 या फिर उससे अधिक हो और इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न की हो और यात्रा हेतु शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हो। इस योजना में हम कैसे हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, इच्छुक बुजुर्ग अपने आवेदन पत्र को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग जो जिले में होता है उसे प्रस्तुत कर सकते हैं और इसके बाद आवेदन पत्र में से लक्ष्य के अनुरूप लॉटरी निकालकर कलेक्टर के द्वारा चयन किया जाएगा। फिर आप जैसे कई बुजुर्गों को शासन द्वारा अधिसूचित तीर्थ स्थानों की यात्रा में ले जाया जाएगा। सच कहूँ लक्ष्मी बेटे, मुझे तो सोचकर ही अच्छा लग रहा है। घूमने जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। श्यामा भी आता ही होगा, उसको भी बोल दूं। नेकी और पुछ वो आपके दोस्त हैं, फिर से वैसी ही मस्ती कीजिएगा। तुझे मालूम है, हम सब दोस्त जब भी कहीं घूमने जाते वहाँ का कोई न कोई लोकगीत सीख कर जरूर आते थे। तब तो आपको बहुत सारे लोकगीत आते होंगे। पहले आते थे, अब तो ठीक से कुछ याद नहीं। दिमाग पर जोर डालिए बाबा, याद आ जाएगा। याद आया? सुनाइए सुनाइए। हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए, और हम टेबल बजाते हैं। अरे आओ श्याम, लेकिन टेबल बजाने की जरूरत नहीं है। आज ही एक लोकगीत सुन रहा था, चलो तुम दोनों को भी सुनाता हूँ। वाह भरत, तुमने ये फैसला बढ़िया लिया कि अपनी आवाज में नहीं गाया, वरना पता नहीं कितना बेसुरा गाते। उतना ही बेसुरा जितना बेसुरा तुम टेबल बजाते हो। है ना? आप दोनों तो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही बहुत अच्छा गाते और बजाते हैं। पता है लक्ष्मी बेटा, तेरे दादाजी को गाने का इतना शौक था कि हम सुनते सुनते थक जाएं, लेकिन ये गाते गाते नहीं थकता था। अरे तुझे कहानियां लिखने का शौक था, तुरंत तुरंत कहानियां लिखकर सुना दिया करते थे और हम सब दांतों तले उंगली दबा लेते थे। अब कहाँ वैसी महफिलें और कहाँ का शौक, सब छूट गया। छूट गया तो पकड़ लीजिए। अब तो जिंदगी की डोर छूटने का समय आ गया, अब और क्या पकड़े और क्या छोड़े। जब तक जिंदगी की डोर हाथ में, तब तक हर शौक को पकड़ कर रखना चाहिए। भाई क्या बात है, आज बिटिया बड़ी सयानी बातें कर रही है। अरे यार, सुबह से जाने क्या हो गया इसे। ट्रेवलिंग के लिए कह रही है, शौक पूरा करने के लिए कह रही है। देखिए, आप दोनों ने अभी जो गीत सुनाया तो कितना मजा आया ना? आया ना? आया ना? आपको भी और हमको भी। तो क्यों ना अपने शौक को आगे बढ़ाकर रोज मजा लिया जाए। यार भरत, तेरे बच्चों ने घर पर तेरे लिए कितना अच्छा माहौल बना रखा है, जहाँ तेरे मन की बात भी सब समझते हैं। हाँ, इसका बहुत सारा क्रेडिट हमारी लक्ष्मी बिटिया को ही जाता है। अंकल, घर के बुजुर्गों के लिए आयु अनुकूल वातावरण बनाना हमारी ही तो जिम्मेदारी है। आयु अनुकूल वातावरण? हाँ, ऐसा वातावरण जहाँ घर के बुजुर्ग अपनी बात कहने, अपनी रोजमर्रा के काम को करने में सहज रह सके। हाँ, एकदम ठीक बोले, और अपने शौक पूरे कर सके। बिल्कुल। तो इस बात पर मुझे एक कहानी याद आ गई है। सुनाइए सुनाइए।
किसी एक समय गांव से दो दोस्त काम की खोज में राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने पूछा, क्या काम आता है तुम दोनों को? पहले आदमी ने कहा, मैं झूठ बोलने का काम जानता हूं। और तभी दूसरे आदमी ने कहा, मैं झूठ को सच करना जानता हूं। पहले तो राजा को लगा ये दोनों मस्खरी कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने सोचा इन लोगों को भी राजा से मस्खरी करने की सजा तो पता होगी। ऐसे में ये ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे जान से हाथ धोना पड़े। तो राजा ने उन्हें परखने की सोची। कहा, ठीक है, दोनों अपना अपना हुनर दिखाओ, लेकिन याद रखो यदि तुम्हारा झूठ सच साबित नहीं हुआ तो तुम दोनों को अभी के अभी मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। दोनों ने हामी भरी। पहले आदमी ने झूठ कहना शुरू किया। एक जंगल के मार्ग से 400 ऊंट चले जा रहे थे कि तभी पानी बरसा और आग लग गई, जिसमें जलकर सारे ऊंट मर गए। ये सुनकर सारे दरबारी बोल उठे कि झूठ झूठ, ये तो सरासर झूठ है। पानी गिरने से भला आग कैसे लग सकती है? अब दूसरे युवक की बारी थी कि वो इस झूठ को सच साबित करे। उसने कहा, महाराज, मेरे दोस्त की बात बिल्कुल सही है। बात दरअसल ये है कि उन ऊंटों की पीठ पर अनबुझा चूना लदा हुआ था। पानी पड़ने से चूना गीला होकर गर्म हो गया और कुबड़ होने के कारण बोरे ऊंटों की पीठ पर ही फंसे रह गए, जिससे ऊंट झुलस गए और उनकी मौत हो गई। राजा के साथ सारे दरबारी भी मान गए कि बात तो सच है। अब पहले साथी ने कहा, हुजूर, एक बार ऐसा हुआ कि एक बकरी गांव के बाहर लगे पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी की पत्ती नीचे जमीन में खड़े खड़े ही खा रही थी। अब फिर सब चिल्ला उठे, झूठ झूठ, सरासर झूठ। अब दूसरे दोस्त ने कहा, हुजूर, मेरा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है। पेड़ सूखे कुएं के अंदर उगा हुआ था, जिसकी सबसे ऊंची टहनी जमीन की ऊंचाई तक ही थी, जिसे बकरी बड़े आसानी से खा रही थी। अब पहले साथी ने कहा, किसी समय की बात है, बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करते हुए आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तब दूसरे साथी ने कहा, यह बिल्कुल सच है। दरअसल उस बच्चे को एक बड़ा बाज उठाए लिए जा रहा था। फिर पहले साथी ने कहा, मेरे पिताजी की दाढ़ी में एक गौरैया ने अंडे दे दिए, उसमें से बच्चे निकले और उड़ गए, लेकिन मेरे पिताजी को पता ही नहीं चला। अब तो सारे लोग आश्वस्त थे कि इस बात को सच साबित किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो सरासर झूठ है। अब तो इन दोनों की जान गई। तब तुरंत दूसरे दोस्त ने कहा, महाराज, ये बिल्कुल सच है। असल में इसके पिताजी की दाढ़ी छाती तक बढ़ गई थी, जिसे नाई ने काटा और अपनी दुकान के पीछे कचरे में फेंक दिया, जहां गौरैया ने उस पर अंडे दिए। और ये बात पिताजी को पता ही नहीं चली, क्योंकि इसका घर तो नाई के घर से काफी दूर पर है। अब तो राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों से कहा कि भाई, तुम लोगों का ये हुनर तो बहुत मनोरंजक है। हम तुम्हें अपने दरबार में काम देते हैं, यानी कोई भी हुनर बेकार नहीं जाता, कभी न कभी काम जरूर आता है। अच्छा, आप बताओ, कैसी लगी कहानी? कहानी तो कहानी के तौर पर अच्छी लगी, लेकिन ये झूठ बोलना हुनर है, ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। ये तो बस एक मनोरंजक सा उदाहरण था लक्ष्मी। हाँ, तब ठीक है। और जिंदगी भर पढ़ाई, नौकरी, घर परिवार आदि में फंसे रहने के बाद 60-65 साल की उम्र में जब इंसान थोड़ा फ्री होता है, तब भी अपने अंदर की कला, दबी हुई इच्छा को पूरा करने का उसको भरपूर समय मिल सकता है। हाँ लक्ष्मी, परसों ही रामू की माँ को अपने आंगन में बैठकर एक दिलचस्प काम करते हुए देखा मैंने। दिलचस्प काम? वो क्या? वो घर के सूखे फूलों से धूप बत्ती बना रही थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। क्या कहा बाबा उन्होंने? उन्होंने कहा कि लोग हम बुजुर्गों को भी सूखे फूलों की तरह समझते हैं, जिनकी एक समय के बाद कोई अहमियत नहीं होती। यह हम बुजुर्गों का कर्तव्य है कि हम भी अप टू डेट रखते हुए किसी न किसी रूप में एडवांस होते जाएं।
दादी नमस्ते। नमस्ते बेटा। सबसे पहले तो आप हमारे सभी श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शाकंबरी टंडन है और मेरी एजुकेशन थी MA BEd और मैं प्रिंसिपल थी, बच्चों के स्कूल में पढ़ाती थी। अभी आपकी उम्र क्या है? अभी 86 चल रहा है। आपके रिटायरमेंट को लगभग कितने समय हो गए हैं? 60 में रिटायर हुई थी मैं, 60 साल की तब रिटायर हुई थी। तो रिटायरमेंट से अभी तक लगभग 26 साल हो गए। आप जब रिटायर हुई थी तो उस समय कैसा लगता था? बड़ी खुश हुआ करती थी कि वाह अब तो रिटायरमेंट मिल गई, अब तो मैं आराम करूंगी, या फिर ऐसा लगता था कि अब काम धाम खत्म, क्या ही करूंगी? नहीं, रिटायरमेंट हुआ तो अच्छा नहीं लगता था क्योंकि कुछ काम करने को नहीं बचा था। जिसकी हैबिट थी टीचर की, और फिर घर में तो काम मैं हमेशा ऐसे करती ही रहती थी। इसमें तो कुछ वो अंतर नहीं था, लेकिन टाइम बचता था, उसको कैसे यूटिलाइज करें तो अपने हिसाब से यूटिलाइज करती थी। बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ में यूटिलाइज करती थी। अब कुछ अपने सीरियल्स देखना, गाने सुनना, ये सब मेरी हॉबी थी, तो उसमें करती थी यूटिलाइज। कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाना, डिशेज बनाना, उसमें करती थी। ऐसे स्पेंड करती थी। खाली तो नहीं रहती थी जिंदगी में, कभी खाली नहीं बैठना चाहती थी, कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहती थी। जैसे आप अपनी उम्र बता रही हैं 86 साल, तो आप परनानी परदादी बन गई होंगी। हाँ बन गए। हाँ, 26 साल की ये जो रिटायरमेंट का सफर था, रिटायरमेंट का बचपन हम कह सकते हैं, और अभी 26 साल रिटायरमेंट के हो गए हैं। तो इस बीच में आप अपने आप में कितना अंतर देखती हैं, और पहले में और अभी में क्या बदलाव महसूस करती हैं? पहले में और अब में बदलाव तो ज्यादा आ गया है, समाज में, संस्कृति में, सब में। हमारे समय में जो थे हम लोग में थोड़ा दूसरी तरह का बिहेवियर होता था सबके साथ में, कि बड़ों के साथ कैसा करना है, छोटों के साथ कैसा, बराबर वालों के साथ कैसा। वो अब आज की पीढ़ी है, हमारी भाभी पीढ़ी सब है, उसमें ये चीज जरा थोड़ा कम हो गई है। कि जैसे बुजुर्ग है, बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते थे, अपने गुरुजनों का, बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते थे। अब वो चीज नहीं रह गई है इतनी, न बड़ों का भी सम्मान भी नहीं रह गया इतना जितना हम लोगों ने किया था अपने। थोड़ा ये चेंज तो अब हो गया है। अच्छा, और आप अपने आप में कैसा बदलाव देखती हैं, महसूस करती हैं? अपने आप में तो कोई खास बदलाव नहीं महसूस करते, जैसे हम पहले थे वैसे भी है। ऐसा तो कुछ खास मतलब अब ये है कि देखो, पहले तो है कि सब बुजुर्गों को भी एडजस्ट करके रहना पड़ता है बच्चों के साथ में। बहुत सी चीजें हो जाती है जो बुजुर्गों को पसंद नहीं आती, लेकिन बच्चों को भी पसंद नहीं आती, तो बीच में एडजस्ट करके रहते हैं। बस बदलाव भी यही है, परिवर्तन तो नियम ही है प्रकृति का, तो उसके हिसाब से तो चलना ही पड़ता है। तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि किस तरीके से आप अपना टाइम यूटिलाइज करती हैं, क्या क्या करती हैं पूरा दिन बिताने के लिए? पूरा दिन बिताने के लिए बस बच्चों से बात करो, भाई अपना भगवानों का ध्यान लगाओ, थोड़ा पूजा पाठ, और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ लो। तो अब मेरे को दिखता कम है तो मैं पढ़ नहीं पाती है, तो सुनती रहती हूँ। यही सब चीजों का शौक है। अब जितना काम कर सकते हैं उतना करते हैं, और तो कुछ नहीं, बाकी आराम करते हैं। कुछ खास काम तो ज्यादा कर नहीं पाते हैं। और क्या कोई ऐसी चीज है जो आप अपने सर्विस लाइफ में नहीं कर पाई, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको उन चीजों के लिए समय मिला और आपने वो काम किया, या उसके लिए आपको भरपूर समय मिला? ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं है विशेष, क्योंकि हमने जो भी किया पहले भी करते थे और अभी भी करते थे। सर्विस के समय में भी हम वो सब काम कर लेते थे जो हमको पसंद था, और हम अभी भी करते हैं जो हमें पसंद है। अच्छा, तो पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में सिर्फ फर्क इतना है कि आप सर्विस में जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाती थी, स्कूल में जाके हेडमिस्ट्रेस थी, तो जिस तरीके से सारी चीजें होती थी, अब बस वो नहीं है। बाकी सब वही है, वही परिवार है। परिवार के साथ जैसे अपना जीवन बिताओ, बच्चों के साथ सब बस नॉर्मल जीवन। वाह, तो ये कह लें कि उम्र जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन अपने आप को नहीं, ये साइकोलॉजिकल है कि उम्र बढ़ गई तो हम कुछ नहीं कर सकते, सब सोचने की बात है। उम्र अपनी जगह है, अपने विचार, अपनी इच्छाएं अलग है, अपने हिसाब से करो, जियो जितना जैसा रह सकते हो, कंप्रोमाइज करो अपनी सेहत के साथ। बस अब इसमें सोचने की बात नहीं कि अब हम बूढ़े हो गए तो हमें नहीं कर सकते। ठीक है, हम जितना कर सकते उतना कर ले, जो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। किसी तरह का निराश जीवन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओह, थैंक यू। हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं, जिससे जो है लाचार
उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है। अटल वयो का एक घटक जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है एल्डर लाइन 14567 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई न कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को पटाना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सके और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा है सेज। देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। अगला है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVI BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने की एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा। अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। और अगला है भरण पोषण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद व सौतेले माता पिता भी आते हैं। तो उठा के इन योजनाओं का लाभ आप भी बढ़ाइए अपना सम्मान, क्योंकि हम कहते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित। समझ गए लक्ष्मी बेटी, चलो निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन पहले तय तो कर लें कि जाना कहाँ है। कहाँ नहीं, कहाँ जाना है ये बताओ। ये हुई ना बात। और इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए और सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो और इंतजार कीजिए हमारे इस कार्यक्रम के अगले अंक का। तब तक स्वस्थ रहिए, ऊर्जावान बने रहिए और अपने शौक इच्छाएं पूरे करते रहिए। स्वीकारें, नमस्कार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान अभी आप सुन रहे थे। आज आपने इस कार्यक्रम की 11वीं कड़ी सुनी। विषय था शौक, यात्रा और अवकाश गतिविधियां। प्रतिभागी कलाकार थे भरत दादा, हरीश चंद्र वाद्यकार, लक्ष्मी की भूमिका में थीं मातृका और श्याम रमाशंकर शुक्ला। आलेख था सुमेधा अग्रश्री। CRA कंटेंट और स्क्रिप्ट कमेटी मेंबर संज्ञा टंडन और गुरजीत कौर चावला। सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सर उठा के जी